कहते हैं कि युद्ध सिर्फ वही नहीं होता जो टैंक और मिसाइलों से लड़ा जाए, जिनमें धमाके, तबाही और इंसानी ज़िंदगी की त्रासदी हमको आपको दिखती है। जंगें सिर्फ वही नहीं हैं। युद्ध आज की तारीख में ऐसे भी हैं जहां यह सब कुछ नहीं होता, निपट खामोशी होती है और वह कहीं अधिक खतरनाक होती है। ईरान में इजरायली खुफिया एजेंसी, जिसको हम मोसाद कहते हैं, वह यही जंग लड़ रही है। IDF यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स, उसके सटीक और पुख्ता जानकारी की बिना पर किए जा रहे हमलों में ईरान अपने नेता खामनेई से लेकर देश में नंबर 2 कहे जाने वाले यानी कि सिक्योरिटी चीफ लारिजानी और इंटेलिजेंस हेड से लेकर बासिस फोर्स के हेड सुलेमानी तक को उसने निपटा दिया। एग्जैक्ट लोकेशन, सही टाइमिंग और ऐन जगह पर हमला, यह सिर्फ IDF का कमाल नहीं है बल्कि मोसाद के कारण है। वही जो सन्नाटे में जंग लड़ता है, वही जिसके लड़ रहे जंग का नतीजा खतरनाक होता है। ताज़ा मामला लारिजानी को निपटाने का है। द जेरूसलम पोस्ट को अगर मैं आपके सामने रखूं तो वो कहता है कि आयतुल्लाह अली खामनेई की हत्या के बाद ईरान के सुरक्षा प्रमुख लारिजानी इजरायली सेनाओं के लिए नंबर 1 निशाने पर थे, लेकिन उनका पीछा करना आसान नहीं था। लारिजानी भी बहुत माहिर और शातिर खिलाड़ी थे। खामनेई के मौत के बाद ही उनकी सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। लारिजानी जानते थे कि पहचान में आने से कैसे बचना है। अपने पिछले 2 हफ्तों से जो ठिकाने थे उनको वो लगातार बदल रहे थे। वो गच्चा देने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे और नए नए गुप्त ठिकानों पर जाकर के वो ठहर रहे थे। इसका मतलब ये था कि जब तक इजरायली खुफिया एजेंसियां लारिजानी के ठिकाने का पता लगाती थीं, तब तक लारिजानी उस जगह से अगली जगह के लिए, अगले ठिकाने के लिए निकल चुके होते थे, बार बार खाली हाथ। मगर मंगलवार तारीख 17 मार्च 2026 लारिजानी का पता मोसाद को लगा और वो अपनी बेटी से मिलने गए हैं, इस बात की जानकारी। ईरान की समाचार एजेंसी फास को अगर मैं आपके सामने रखूं तो तेहरान के बाहरी इलाके में एक मोहल्ला है परदिस, जहां उनकी बेटी रहती हैं और वो बेटी से मिलने के लिए उनके घर गए हुए थे और यह जानकारी मिली, सटीक लोकेशन, और उसके बाद IDF ने हमला किया। उसमें लारिजानी मारे गए, उनके कई डिप्टी और बॉडीगार्ड्स मारे गए। इस तरह से इनपुट देता है मोसाद। जिस देश में आप जंग लड़ रहे हैं उसी देश के भीतर अपना नेटवर्क तैयार किया रहता है। लारिजानी को निपटाने के बाद इजरायली डिफेंस फोर्स यानी कि IDF, उसके निशाने पर थे कमांडर गुलामरेज सुलेमानी, और गुलामरेज सुलेमानी को भी IDF ने ऐन वक्त पर सही जानकारी के साथ सही निशाने को अंजाम दे दिया और वो मारे गए। पिछले 6 साल से ईरान की जो खौफनाक खतरनाक फोर्स है, इसको हम बासिस यूनिट कहते हैं, उसके कमांडर के तौर पर वो काम कर रहे थे और गुलामरेज सुलेमानी को मारकर एक बड़ा झटका IDF ने यानी इजराइल ने ईरान को दिया। यह जो फोर्स बासिस फोर्स कहते हैं, बासिस यूनिट कहते हैं, यह ईरान की सत्ता की तरफ से वहां के लोगों के ऊपर नियंत्रण करने के लिए होती है। अब जरा यह समझिए कि ईरान में मोसाद घुसपैठ कैसे करता रहा है और उसके ज़रिए जितने ऑपरेशंस किए गए वे किस कदर गोपनीय, हाईली प्लान्ड, सुनियोजित और टेक्निकली यानी तकनीकी रूप से मोस्ट एडवांस्ड रहे। 2024-25 की रिपोर्ट्स का अगर मैं हवाला दूं आपको, तो मोसाद ह्यूमन इंटेलिजेंस और साइबर टेक, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ईरान के भीतर ज़बरदस्त नेटवर्क बनाता रहा। जो लोग ईरानी सरकार से नाराज़ थे, असंतुष्ट थे, उन लोगों को उसने अपने साथ जोड़ा, यानी उस जमात के भीतर सेंधमारी की।
मोसाद फ्रंट कंपनीज तैयार करता है। उसके अंडरकवर एजेंट्स अक्सर सामान्य कारोबारी बनकर ईरान में दाखिल होते हैं, हथियारों के पुर्जों की तस्करी करते हैं और जो बहुत सेंसिटिव इलाके होते हैं उन इलाकों के पास वो अपना सेफ हाउस यानी कि सुरक्षित ठिकाना बनाते हैं। बहुत गोपनीय तरीके से, किसी को कानो कान खबर होती नहीं है। तकनीक और साइबर घुसपैठ अगर आप इसको देखें तो ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों के भीतर यह घुसपैठ बहुत काम करती रही। कंप्यूटर नेटवर्क को हैक करना और उस पूरे प्रोग्राम के ऊपर नजर रखना, निगरानी रखना, यह काम भी मोसाद ईरान के भीतर करता रहा है। जितने जासूस होते हैं मोसाद के, वो दोहरी नागरिकता वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके पास ईरानी और किसी दूसरे देश की नागरिकता होती है। इसके चलते उनके ऊपर आसानी से शक नहीं किया जा सकता है। ऐसे लोगों को वहां ले जाया जाता है। 2018 से लेकर के 2025 के बीच में मोसाद ने ईरान के न्यूक्लियर आर्काइव की चोरी की। उसके एजेंट्स ने तेहरान के शुराबाबाद इलाके में एक गोदाम में घुसपैठ की और ईरान का जो सीक्रेट परमाणु वीपन है या कार्यक्रम जिसको AMAD कहते हैं, उसके लगभग 1 लाख से अधिक दस्तावेज और फाइलें चुरा ली गई। यह काम किसने किया? मोसाद ने। ईरान के परमाणु कार्यक्रम के जितने भी ब्रिलियंट साइंटिस्ट रहे, मोसाद ने उनके ऊपर नजर रखी और फिर उनकी टारगेट किलिंग वह करता रहा। मसलन नतांज और कारज, इन दोनों न्यूक्लियर साइट्स के कर्ता धर्ता, यूं कहिए कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के कर्ता धर्ता फखरीजादेह, बड़े साइंटिस्ट, और 2020 में उनकी हत्या कर दी गई। उस हत्या के पूरे ऑपरेशन में हाई टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। अगर आप रिपोर्ट्स उस समय की पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इसके लिए रिमोट कंट्रोल्ड मशीन गन का इस्तेमाल किया गया था और ईरान के सबसे बड़े परमाणु वैज्ञानिक को रास्ते से हटा दिया इजराइल ने या मोसाद ने। एक ऑपरेशन था राइजिंग लॉयन, पिछले साल जून में। ईरान के भीतर ही ड्रोन और मिसाइल सिस्टम को एक्टिवेट किया गया। इसके तहत जितने भी एजेंट्स थे मोसाद के, उन्होंने ड्रोन और एक्सप्लोसिव्स ईरान के भीतर ही स्मगल किए और उनको गुप्त ठिकाने पर पहुंचाया, उनको जाकर के वहां रखा ताकि जब समय पड़े तो उनका इस्तेमाल किया जा सके। मोसाद की टीमों ने ईरान के मिसाइल लॉन्चर और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाने पर रखा और उससे इजरायली एयरफोर्स के लिए मुश्किलें बढ़ीं। जब पिछली बार हमला हुआ इजराइल ईरान की तरफ से, तो यह सारे जो ऑपरेशंस थे ईरान के, वो बंद होने लगे। हड़कंप मच गया और यह मैसेज गया कि ईरान की जो सिक्योरिटी है या जो सुरक्षा व्यवस्था है, उसमें बहुत बड़ी सेंध लग चुकी है। जब आपको दुश्मन का मुकाबला करना था, उस समय आपका सिस्टम नॉन फंक्शन हो रहा था। मोसाद अक्सर जो आंतरिक गुटबाजी होती है, आर्थिक तंगी होती है, सुरक्षा तंत्र में जो खामियां होती हैं किसी देश के भीतर, उसका फ़ायदा उठाता है। इसके अलावा उसके एजेंट्स किसी भी ऑपरेशन से पहले बहुत अभ्यास करते हैं, जिसको मॉकअप कहते हैं। तो मॉकअप उनका कराया जाता है और इसके कारण जोखिम कम होता है, ऑपरेशन को अंजाम देने में सहूलियत होती है और 100% कामयाब ऑपरेशन वो कर गुजरते हैं। पिछली बार जब ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका का हमला हुआ या उसके पहले इजराइल का हमला हुआ, उन हमलों के दौरान ईरान का जो अपना एयर डिफेंस सिस्टम था या दुश्मन के हमले को नाकाम करने की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को अचानक से बिठा दिया गया। वह पूरी की पूरी जो व्यवस्था सिस्टम था वो नॉन फंक्शन हो गया, पैरालाइज्ड। और यह कारण था ईरान की खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट्स का बहुत लंबे समय से ईरान के भीतर वहाँ के एयर डिफेंस सिस्टम और बाकी मिसाइल्स के ऊपर नज़र रखना और ऐन वक्त पर उनको नाकाम करने के लिए ज़रूरी बंदोबस्त करके रखना, और वही किया। आज ईरान के भीतर जो लगातार हमले हो रहे हैं, उन हमलों में मोसाद का जो टिप ऑफ है, उसकी जो जानकारी है, वो बहुत काम की साबित हो रही है। इसलिए इजराइल और ईरान, यह
माफ़ी, इजराइल और अमेरिका, यह दोनों दावा कर रहे हैं कि ईरान ख़त्म हो जाएगा, उसके पास कुछ बचेगा नहीं, वह जब तक लड़ना चाहता है लड़ ले, लेकिन नतीजा एक ही है, उसकी हार। ये अलग मामला है कि ईरान की अगर हार भी हो जाती है तो इजराइल और अमेरिका के हाथ में क्या लगता है, इतिहास इन दोनों देशों के हमलों को या इन दोनों देशों की आज की ताकत को कैसे देखेगा। लेकिन मोसाद जिस तरीके से ईरान के भीतर काम कर रहा है, दुनिया की जो तमाम खुफिया एजेंसीज़ हैं उनके लिए भी वो अपने आप में नज़ीर है। पहले भी जितने ऑपरेशंस रहे हैं उसके, उन ऑपरेशंस की दाद दी जाती है और उनका जिक्र किया जाता है। उनको अलग अलग देशों में जो खुफिया एजेंसियाँ होती हैं, एजेंट्स होते हैं, उनको बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज किया कीजिए। नमस्कार।